आप लोग सोचें कि आपके घर के करीब एक बहुत बड़ा मैदान है और मैदान में आपको शॉपर में बैग के अंदर किसी के कटे हुए बाजू, किसी के कटे हुए हाथ और किसी का कटा हुआ सर मिलना शुरू हो जाता है। तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप क्या सोचेंगे? आज की कहानी भी कुछ इस तरह की है कि एक बहुत बड़े मैदान में किसी के सर, बाजू, हाथ वगैरह कटे हुए प्लास्टर के बैग में मिलना शुरू हो गए। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के शहर दिल्ली के साथ पांडव नगर है। पांडव नगर में नाजरीन ग्रामी एक बहुत बड़ा मैदान है और उसके साथ एक पार्क भी है। पार्क जिधर खत्म होता है उससे आगे बहुत बड़ा मैदान है और मैदान के साथ एक मेन सड़क लगती है। दूसरी तरफ मार्केट है, लोगों का काफी ज्यादा रश होता है, गाड़ियों का आना जाना है। लेकिन सामने वाली तरफ मैदान बिल्कुल खाली है और पूरा क्रिकेट पड़ा हुआ है। लोग वहां पे अपनी गंदगी वगैरह फेंकते हैं। हुआ कुछ यूं कि एक दिन एक बंदा अपनी गाड़ी में जा रहा होता है कि वहां पे वो कुछ चीज लेने के लिए एक शॉप के ऊपर रुकता है। जब वो रुकता है तो उसे सामने वाले मैदान से कुछ गलत तरीके की स्मेल आ रही होती है। वो करीब जाके चेक करता है तो उसे लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। हालांकि पूरा क्रिकेट में गलत ही स्मेल आती है, लेकिन वो पूरा क्रिकेट की स्मेल नहीं आ रही थी, किसी और चीज थी। यूं नाजरीन ग्रामी वो पुलिस वालों को फोन करता है। एसएचओ अपनी टीम के साथ आ जाता है और आके उस मैदान में कूड़ा करकट की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जल्द ही वो जिधर से बदबू आ रही थी उस जगह पे पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं कि एक प्लास्टिक का बैग है और उस बैग के अंदर कोई चीज है और उस बैग से ही स्मेल आ रही है। नजरीन ग्रामी बैग को खोला गया तो वहां पे एक इंसान का कटा हुआ पाँव मिला। नाजरीन पुलिस वाले हैरान रह गए, मार्केट के लोग भी हैरान रह गए। अभी फिर उन्होंने तलाश करनी शुरू कर दी कि शायद मजीद और भी कुछ मिले। थोड़ी सी तलाश के बाद उनको फिर एक प्लास्टिक का बैग मिला, उसमें से दूसरा कटा हुआ पैर मिला। नाज़रीन ग्रामी वो दोनों पाँव लेके हॉस्पिटल में जमा करवा देते हैं और चेक करवाने के बाद पता चलता है कि ये दोनों पाँव एक ही इंसान के हैं। यूं नाज़रीन ग्रामी पुलिस वाले छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद चले जाते हैं थाने में। अगले दिन फिर उनको एक बंदे की कॉल आती है। वो कहता है कि उसी तरह का एक प्लास्टिक बैग और पड़ा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी पुलिस वाले फिर जाते हैं। वहां पे अब क्या देखते हैं कि उस प्लास्टिक बैग में एक बंदे का सर होता है और सर इस हालत में होता है कि वो डिकम्पोज हो रहा होता है, उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती। पुलिस वाले वो सर भी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और मजीद तलाशी वगैरह लेते हैं उस मैदान की, लेकिन कुछ नहीं मिलता। 2-3 दिन बाद फिर एक बंदे की कॉल आती है। जिस मैदान से ये सब कुछ मिल रहा था उससे 3 किलोमीटर दूरी पे एक गंदा नाला था। वहां से अब की बार कॉल आई और पुलिस वालों को खबर दी गई कि 2 प्लास्टिक के बैग इस गंदे नाले में नजर आ रहे हैं और उनमें भी स्मेल वगैरह आ रही। पुलिस वाले आते हैं, वो दोनों प्लास्टिक के बैग निकालते हैं तो नाजरीन ग्रामी एक बैग में दोनों हिस्से, पाँव के ऊपर वाले हिस्से, टांगों के दोनों हिस्से प्लास्टिक बैग में मिलते हैं और दूसरे बैग में एक साइड का बाजू मिलता है। यूं नाजरीन ग्रामी जिस्म के 6 हिस्से उनको मिल जाते हैं, एक जिस्म के 6 पीस मिल जाते हैं, आगे कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले काफी जांच पड़ताल करते हैं, पूरे शहर को, पांडव नगर को छान मारते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले दाएं बाएं जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं 20-25 किलोमीटर के रेंज में, सभी से मिसिंग रिपोर्ट का पता करते हैं, लेकिन किसी बंदे की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं होती। तो पुलिस वाले फिर हॉस्पिटल से रब्ता करते हैं। डीएनए होने पे पता चलता है कि ये सारे अंग जिस बंदे के मिले हैं वो एक ही इंसान के हैं, एक ही लाश को काट काट कर फेंका गया। पुलिस वाले काफी ज्यादा तफ्तीश वगैरह करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी हाथ नहीं लगता। नाजरीन ये 22 जून की बात थी। होते होते नवंबर का महीना आ गया। 8-9 माह गुजर गए, लेकिन किसी का कोई सुर्ख नहीं मिला, कोई सुराख नहीं मिला, किसी का कुछ पता नहीं चला कि किसने कत्ल किया, कत्ल होने वाला कौन था और कौन नहीं था। ऐसे ही जज की तरफ से एक ऑर्डर मिलता है कि जितने भी पेंडिंग केस पड़े हुए हैं सारे सीबीआई को दे दिए जाए, वो इन्वेस्टिगेशन करें और सभी पेंडिंग केस को जल्दी जल्दी खत्म करें। ये केस भी सीबीआई के पास चला जाता है। सीबीआई अपनी इंक्वायरी शुरू से करनी शुरू करती। सबसे पहले तो वो उस मैदान को जाके देखते हैं जिससे ये चीजें मिली होती है। उसके बाद वो सारे दुकानदारों से पूछना शुरू करते हैं। पहले पुलिस थानों में पता कर रही थी, जो पहले वाली पुलिस थी, थानों में पता करने पर मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। अब सीबीआई वाले आए थे, वो मार्केट में पता कर रहे थे। मार्केट में पता करने के बाद उन लोगों ने घर घर जाके पता करना शुरू कर दिया। अब लाश के जो टुकड़े मिले थे उनसे ये भी पता चल गया कि लाश को बाहर फेंकने से पहले फ्रिज में रखा गया।
पुलिस वाले अब लोगों के घर जाते, सीबीआई वाले लोगों की फ्रिज भी चेक करते और सब कुछ चेक करते। ऐसे ही चलते चलते 10 किलोमीटर के एरिया में वो एक दिन चेकिंग कर रहे थे कि एक उनको बंदा मिला। उन्होंने उसके घर की तलाशी ली, तो उस बंदे ने पूछा कि आप किसको तलाश कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने, सीबीआई वालों ने बताया कि एक बंदे के जिस्म के टुकड़े मिले हैं लाश के, हम उसको तलाश कर रहे हैं। तो उस बंदे ने बोला कि यार आप तलाश तो कर रहे हो, साथ में हमारे इलाके का एक अंजम दास नाम का बंदा भी गुम हुआ है, काफी दिनों से नहीं मिल रहा। अगर तुम तलाश कर रहे हो तो उसको भी साथ तलाश करते रहो, कहीं भी पता चले तो हम लोगों को बता देना। पुलिस वाले अब उसका भी दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस वाले आते हैं अपने, फिर थाने से पता करते हैं, जो उस इलाके का थाना होता है, कि यहाँ पे अंजम दास नाम के बंदे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है घर वालों की तरफ से या नहीं लिखवाई गई। लेकिन नाज़रीन ग्रामी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई होती। और पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट होता है कि हो सकता है ये जिस बंदे के लाश के टुकड़े मिले हैं ये ही अंजम दास हो। अब पुलिस वाले उस केस को वहां पे रोक देते हैं जिसके लाश के टुकड़े मिले होते हैं, अंजम दास की तलाश शुरू कर देते हैं। यूं नाज़रीन ग्रामी पूछते पुछाते 10 किलोमीटर दूर जिधर वो तलाशी ले रहे थे, उसी के अगले मोहल्ले में अंजम दास के घर का पता चल जाता है। अब पुलिस वाले उस घर में जाते हैं, वहां पे दरवाजा खटखटाते हैं, वहां पे एक औरत बाहर आती है जिसका नाम पूनम होता है और उसका एक बेटा होता है। औरत और बेटा दोनों घर होते हैं, बेटे का नाम दीपक होता है। अब पुलिस वाले जाके पूछते हैं कि अंजम दास किधर है। वो जो आगे से औरत होती है पूनम, वो कहती है वो शराब पीता है, यहीं पे कहीं पे गिरा पड़ा होगा। पुलिस वालों को उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। डाउट होने की वजह क्या होती है कि जो उन लोगों ने कैमरे तलाशी की थी उस वक्त अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे, जितने भी कैमरे चेक किए थे, एक कैमरे में उनको नजर आता है कि एक औरत और एक मर्द रात को उसी प्लाट में जाते हैं हाथ में प्लास्टिक बैग लेके, और जब वापस आते हैं तो खाली होते हैं। दिन को वो फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो खाली होते हैं। तो उन लोगों ने जो कपड़े पहने होते हैं और जो उनकी चाल ढाल होती है और जो उनकी सेहत वगैरह होती है, वो सभी कुछ इस औरत और इस लड़के से मैच कर रही होती है। जी हाँ, पूनम और उसके बेटे दीपक से ये सारी चीजें मैच कर रही होती है। यहाँ पे पुलिस वालों को उनके ऊपर डाउट हो जाता है। पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती से पूछते हैं कि हमने पूछा अंजम दास किधर है। वो कहते हैं वो हमारा किराएदार था, नीचे वाले माले पे रहता था, शराब वगैरह पीता था, वो पहले भी कई कई दिन गायब हो जाता है, आज भी वो कई दिनों से गायब है, हमारे पास नहीं आया। पुलिस वालों को उनके ऊपर मजीद शक हो जाता है। पुलिस वाले उनके घर की तलाशी लेते हैं अच्छे से। तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को वो कपड़े मिल जाते हैं जो कैमरे में उन लोगों ने देखे थे। अब कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा फिर निकाली जाती है, फिर कपड़ों का डिजाइन सब कुछ देखा जाता है, सारी चीजें मैच कर रही होती है। पुलिस वाले उन दोनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद नाज़रीन ग्रामी उसके फ्रिज की तलाशी ली जाती है, लेकिन फ्रिज से कुछ नहीं मिलता। फ्रिज अच्छी तरह साफ भी होती है। पुलिस वाले अब उनकी तफ्तीश शुरू कर देते हैं। पहले तो वो कुछ नहीं मानते, लेकिन पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती करते हैं तो वो अपना मुंह खोल देता है। दीपक भी अपना मुंह खोल देता है और उसकी माँ पूनम भी अपना मुंह खोल देती है। तो पूछा जाता है कि स्टोरी क्या है, हमें पूरी सुनाई जाए शुरू से एंड तक। अब पूनम अपनी कहानी सुनाती है कि 14 साल की उम्र में मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई और मेरा बंदा यहाँ पे दिल्ली में काम के सिलसिले में आया और बाद में वो वापस गया ही नहीं। ना कभी मुझे खर्चा भेजा, ना कभी मुझे मिला और ना ही कभी उसका पता चल गया। मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे दिल्ली में आ गई, तो यहाँ पे एक बंदा मुझे मिला। मैंने उस बंदे को अपनी सारी स्टोरी बताई। उस बंदे ने इस चीज की हामी भरी कि मैं जरूर तुम्हारा बंदा तुम्हें ढूंढ के दूंगा। यूं मेरे वो साथ रहना शुरू हो गया, मुझे और उसको आपस में मोहब्बत होगी। हम बगैर शादी के इकट्ठे रहना शुरू हो गए। मेरा हस्बैंड तो मुझे ना मिला, लेकिन जिस बंदे के साथ मैं रह रही थी उसके यहाँ से मुझे एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हुई। एक बेटी पहले बंदे की मेरे साथ थी। यूं नाज़रीन ग्रामी वक्त गुजरता गया और बच्चे जवान होना शुरू हो गए, लेकिन जो मेरे साथ बंदा रह रहा था उसने शराब पीनी शुरू कर दी और कमाई करना भी छोड़ दी। यूं नाज़रीन मैं खुद लोगों के घर में काम करती, खुद पैसे कमा के लाती और वो कुछ ना करता, उसका खर्चा भी मुझे उठाना पड़ता। ऐसे में उससे तंग आ चुकी थी और ऐसे में बाहर काम कर रही थी कि एक और बंदे से मेरी मुलाकात हुई जिसका नाम था अंजम दास। अंजम दास इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। उससे मेरा राब्ता हुआ। मैंने अपने घर के सारे क्लेश उसे बताया करने, जो भी अपनी प्रॉब्लम हुई उसे बताया करनी।
آہستہ آہستہ انجم داس اس چیز کے اوپر راضی ہو گیا کہ میں اور وہ شادی کر لیتے ہیں۔ یوں میں نے اپنے اس پہلے والے شوہر سے، آپ اسے کہہ لیں یہ یار، اس سے جان چھڑوائی اور میں نے انجم داس سے شادی کر لی۔ اب انجم داس میرے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو کچھ سال وہ کماتا رہا، صحیح چلتا رہا۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کروا دی۔ ایک بیٹی جو 4 سال کی عمر میں تھی وہ چھت سے گر کے وفات پا چکی تھی۔ اب میرے پاس ایک پہلے شوہر کی بیٹی تھی اور دوسرے کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ انجم داس بھی شراب وغیرہ پینی شروع کر دیتا ہے اور اکثر شراب پی کے مجھ سے پیسے بھی چھین لیتا ہے اور کام بھی کوئی نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی ہمارے پلے پڑ جاتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی ہوں۔ شادی کرنے کے بعد گھر چھوٹا ہوتا ہے اور میرا بیٹا اسی محلے میں سائڈ پہ ایک کرائے کا گھر لے کے رہنا شروع کر دیتا ہے، اور میں نے جس اپنی بیٹی کی شادی کری ہوتی ہے اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے، وہ بھی میرے ساتھ گھر میں رہتی ہے۔ ایک دن ہوتا کچھ یوں ہے کہ میری بہو گھر آنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں اپنی بہو سے جا کے پوچھتی ہوں کہ کیا وجہ بیٹا تم میرے گھر نہیں آتی؟ تو وہ بتاتی ہے کہ آپ کے شوہر انجم داس نے مجھ سے غلط حرکت کرنے کی کوشش کری ہے۔ جب اس چیز کا خلاصہ ہوتا ہے تو جو اس کی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی ہے وہ بھی تصدیق کر دیتی ہے کہ مجھے بھی اس نے چھیڑا ہے، غلط کرنے کی کوشش کری ہے۔ یوں ناظرین گرامی تصدیق ہو جاتی ہے تو پونم اپنے بیٹے دیپک کو یہ چیز بتاتی ہے۔ دیپک کو اس چیز کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، باہر بازار جاتا ہے، ایک خنجر لیتا ہے بڑا سا اور کچھ میڈیسن لیتا ہے بے ہوشی کی اور شراب کی بوتلیں 2 لیتا ہے۔ لینے کے بعد گھر آ جاتا ہے اور جو اس کی بہن جس کو ڈیورس ہوئی ہوتی ہے اس کو اپنی بیوی کے پاس بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی بھابھی کے پاس ہی رہنا، جب تک میں نہ بولوں تم نے اس گھر میں نہیں آنا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے۔ رات ہوتی ہے، اب انجم داس کو شراب پلائی جاتی ہے میڈیسن ملا کے، انجم داس بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پونم اور دیپک ماں بیٹا دونوں انجم داس کے پاس آتے ہیں، اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں چھرے کے ساتھ۔ گلا کاٹنے کے بعد وہ مر چکا ہوتا ہے، لیکن دیپک کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہوتا ہے۔ وہ بار بار اس کے اوپر چاقو کے وار کرتا رہتا ہے اور اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر وار کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے دونوں پاؤں کاٹ دیتا ہے، دونوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، گلا سر سے الگ کر دیتا ہے اور لاش کے کچھ 10 سے 12 پیس کر دیتا ہے۔ پیس کرنے کے بعد لاش وہاں پہ ساری رات پڑی رہتی ہے، اس کا خون نکلتا رہتا ہے۔ صبح دن چڑھ جاتا ہے۔ دن چڑھنے کے بعد وہ اپنی بہن کو پھر روک دیتا ہے کہ تم نے ادھر نہیں آنا، اپنے بھابھی کے پاس ہی رہنا ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے اٹس اوکے۔ شام کو وہ ماں اور بیٹا لاش کے پیس اٹھاتے ہیں اور فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ فریج میں رکھنے کے بعد گھر کی اچھے سے صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد وہ ایک ایک کر کے پلاسٹک کے بیگ میں اس میت کے پیس ڈالتے ہیں اور آدھے سے زیادہ پیس گندے نالے میں پھینک آتے ہیں، باقی اس میدان میں پھینک آتے ہیں اور کچھ دنوں بعد جا کے چیک بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ پلاسٹک بیگ سامنے نظر آ جائے تو اس کے اوپر پورا کرکٹ پھینک کے پھر ان کو چھپا آتے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی وہ ساری اپنی سٹوری بتا دیتی ہے۔ اب پولیس والے جو ہوتے ہیں، CBI والے، وہ اس بندے کا اصل ایڈریس پوچھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ آخر اس کی اتنی کون سی بڑی غلطی تھی؟ شراب تو پہلے والا بھی بندہ پیتا تھا، تو نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کو بھی تم چھوڑ دیتی اور کہیں اور نکاح اپنا کر لیتی یا کسی اور کے ساتھ رہ لیتی۔ وہ بھی کہتی میں نے کرنا یہی تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ اس بندے نے میرے ساتھ دھوکے سے شادی کری ہے۔ دھوکا کچھ اس طرح کرا کہ اس نے بولا کہ میری پہلے شادی نہیں ہوئی، حالانکہ مجھے بعد میں پتا چلا جب یہ ہم سے پیسے چھین کے لے جاتا تھا اور شراب وغیرہ بھی پیتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، ایک دن میں نے اور میرے بیٹے نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ آخر یہ اتنے پیسے کدھر لے کے جاتا ہے۔ ہم نے اس کا پیچھا کیا اور پتہ لگایا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس بندے نے پہلے بھی شادی کر رکھی ہے اور اس کے 8 بچے ہیں۔ مجھے ایک تو اس چیز کا غصہ تھا کہ اس نے جھوٹ بول کے مجھ سے نکاح کیا، اس کے 8 بچے ہیں اور یہ مجھ سے پیسے چھین کے، میری اور میرے بیٹے کی محنت کی پیسے چھین کے اپنے پیچھے والے بچے اور بیوی کو بھیج رہا تھا، اور دوسرا یہ میری بہو اور بیٹی کے اوپر بھی گندی نظر رکھ رہا تھا۔ اس لیے ہم دونوں کو اس چیز کے اوپر بڑا غصہ آیا اور ہم دونوں نے مل کے اس کو قتل کر دیا۔ پولیس والے اس کے گھر میں رابطہ کرتے ہیں، انجم داس کے گھر میں، اور ان کے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا انجم داس تو یوں قتل ہو گیا ہے۔ تو اس کے گھر سے اس کی والدہ کا DNA وغیرہ لیتے ہیں اور آ کے پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں اس میت کا، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ہی وہ انجم داس ہے اور یہ واقعہ ہی قبول بھی وہ ماں بیٹا دونوں کر لیتے ہیں۔ تو اب جو بھی سزا ہوگی وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا، کیس ان کا چلی جا رہا ہے عدالت میں، آگے کیا بنتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔